अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो इस्लामियात, करंट अफेयर और जीएससी के लेक्चर्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस को। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 को। तो जो लेक्चर नंबर 1 होगा उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस को, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को, पेपर के हवाले से इसके जो भी कंसर्न्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले चलते हैं एग्ज़ामिनर रिपोर्ट पर, कि जो एग्ज़ामिनर है वो हमसे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में क्या डिमांड कर रहा है। तो जी देखते हैं एग्ज़ामिनर रिपोर्ट को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। तो एग्ज़ामिनर का मानना ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस डिसिप्लिन की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, और हम अपने इन तमाम लेक्चर्स में जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे उनमें हम जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक डिसिप्लिन्स हैं, नॉलेज है, उसको हम डिटेल से कवर करेंगे। देन जो सेकंड पॉइंट है वो है नो रिटन एक्सप्रेशन। तो मीन्स कि जो जार्गन्स हैं, स्टूडेंट्स जो जार्गन्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते। आपको पता है कि हर नॉलेज का, हर सब्जेक्ट के अपने जार्गन्स होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ जार्गन्स हैं जिनको हम अपने रिटन एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ामिनर का कहना ये है कि उसकी कमी जो है, जो रिटन एक्सप्रेशन है उसकी कमी स्टूडेंट के पेपर में देखी जाती है। देन जो थर्ड पॉइंट है वो है नो नॉलेज ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। तो स्टूडेंट को जो मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मॉडर्न पॉलिटिकल जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, मींस के जिस तरह है जुडिशियल एक्टिविज़म है, वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और मोस्टली ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं ये आफ्टर 15th सेंचुरी के बाद जो हैं वो अप्लाई होते हैं। देन है नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि जो स्टूडेंट है उसको जो क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कुछ पूछा जाता है और आप जो हैं वो कुछ लिख के आ जाते हैं। अगर जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे प्लेटो का जस्टिस सिस्टम पूछ रहा है तो स्टूडेंट जो हैं वो उसके जस्टिस सिस्टम को नहीं डिस्कस करते, वो ओवरऑल टोटली जो प्लेटो की फ़िलॉसफी है उसको डिस्कस करके आ जाते हैं। देन है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, कि जो कैंडिडेट है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज का अंदाज़ा नहीं है, कि जो थ्योरीज़ पढ़नी हैं या जो थ्योरीज़ वो पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से कवर करेंगे। देन है जो लास्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो जो फ़िलोसफर्स हैं या जो हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को जो है हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से कवर करेंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, मींस के वो किसकी ब्रांच है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक सोशल साइंस की ब्रांच है, और सोशल साइंस का मतलब है कि जब हम सोसाइटी को या उस सोसाइटी में रहने वाले जो ह्यूमंस हैं उनके बिहेवियर को जब हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो सोशल साइंसिस के अरीना में या उसके प्रेमिसेस में आता है। तो पॉलिटिकल साइंस भी जो है वो एक सोशल साइंस की ब्रांच है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं ह्यूमंस का रिलेशंस या पीपल का रिलेशन टुवर्ड देयर पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। तो ये चीज़ जो है हमें लाजमी अपने जहन में रखनी है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक सोशल साइंस की ब्रांच है, और सोशल साइंस जो है वो नेचुरल साइंस से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नेचुरल साइंस में जो है अगर हम देखें तो फिज़िक्स आती है, बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, जबकि सोशल साइंसेस में दूसरे किस्म के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिस तरह इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। अगर हम नेचुरल साइंस को देखें तो वहाँ पर कोई भी जो रियलिटी है या कोई भी चीज़ है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो फिक्स है। मीन्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इंटीग्रेट करते हैं तो वाटर बनता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
मिलें तो वाटर के अलावा कोई और चीज़ जो है वो नहीं बन सकती। मीन्स के जो नेचुरल साइंसेस हैं उनकी जो रियलिटी है वो फिक्स्ड है, उनके जो आंसर हैं वो फिक्स्ड हैं, बट जबकि जो सोशल साइंसेस हैं उनमें जो रियलिटी जो है वो फिक्स नहीं होती। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकूं, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के जो आजकल के इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं आप उनको डिस्कस करें तो आप डिफरेंट पॉइंट्स को जो है वो लेकर सामने आएंगे। मींस कि आप कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, स्किल्ड लेबर नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो सही नहीं है, तो डिफरेंट किस्म की आप एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तो यहाँ पे बताने का ये मकसद है कि जो सोशल साइंसेस हैं उनकी रियलिटी या उनकी एक्सप्लेनेशन या उनके जो आंसर्स हैं वो फिक्स नहीं होते। हम डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करते हैं और देन हम कोई रियलिटी या किसी आंसर के जो है वो करीब पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा सोशल साइंसेस का यही होता है कि वो फिक्स नहीं होता। मींस कि अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखें और उनको साथ लेके चलें तब हम जो एक रियलिटी होती है उसके नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। और यही चीज़ आपने बाकी के अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी देखनी है, जिस तरह करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, एसए है, और भी जो डिफरेंट सोशल साइंसेस से रिलेटेड के जो सब्जेक्ट हैं वो हमसे कोई मतलब डिमांड नहीं करते कि अगर एक कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसकी एक फ़िक्स ही एक्सप्लेनेशन है। नहीं, फ़िक्स नहीं है। हम जो है डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और देन जो है वो एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं नॉलेज को। तो जो नॉलेज है वो टू टाइप्स का है, या जो भी नॉलेज है उसको हम दो वे से डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओंटोलॉजी एंड द सेकंड वन इज़ एपिस्टोमोलॉजी। अभी आपको ये चीज़ें लग रही होंगी कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चर्स हैं उनको गो थ्रू कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आपने इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। आपने जस्ट नोट्स जो हैं वो बनाने हैं और इन कंसेप्ट्स को अपने जहन में लाजमी बिठाना है। तो टू टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं, या जो नॉलेज है उसको हम दो तरीक़ों से परख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओंटोलॉजी एंड द सेकंड वन इज़ एपिस्टोमोलॉजी। तो ओंटोलॉजी का क्या मतलब है? ओंटोलॉजी का ये मतलब है कि हम देखते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो बस एग्जिस्ट करती है, मतलब सच है, झूठ है, हेट है, कुछ भी है। ओंटोलॉजी में हम देखते हैं कि कोई भी जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। जबकि जो एपिस्टेमोलॉजी है उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है तो वो किस तरह एग्जिस्ट करती है। तो जो एक अप्रोच है तो उसको हम एनालाइज करते हैं। मींस कि अगर सच है तो वो सच क्यों है, अगर झूठ है तो वो झूठ क्यों है, अगर हेट है, नफ़रत है, तो वो नफ़रत क्यों है। तो आई होप कि आपको बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। तो हम जो है ओंटोलॉजी में बस ये चेक करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, दैट्स इट। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी में हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो क्यों एग्जिस्ट करती है। इसी तरह ओंटोलॉजी में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। जो पहले हैं वो हैं फाउंडेशनलिस्ट। फाउंडेशनलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि कोई भी जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है, मींस के दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग। और जो एंटाई फाउंडेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मींस कि दे आर पेसिमिस्ट। तो जो फाउंडेशनलिस्ट हैं यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो फाउंडेशनलिस्ट हैं वो मोस्टली बिलोंग करते हैं नेचुरल साइंस से, क्योंकि वो कहते हैं कि जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। जिस तरह मैटर है, एनर्जी है, गैस है, कोई भी चीज़ है, ग्रेविटी है, मींस कि वो एग्जिस्ट करती है। तो जो फाउंडेशनलिस्ट हैं वो नेचुरल साइंस से बिलोंग करते हैं, और जो एंटाई फाउंडेशनलिस्ट हैं वो सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, हम डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू जो है रियलिटी के बस करीब पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले जो है वो एक एग्ज़ाम्पल बताई थी पाकिस्तान की इकॉनमी में। तो वो जो सारे पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस किए थे
वो क्या थे, वो डिफरेंट जो हैं अप्रोचेस थी, और उन अप्रोचेस के थ्रू जो है हम रियलिटी के या अपने आंसर के करीब पहुंचते हैं। इसी तरह अगर जो एपिस्टेमोलॉजी है उसको हम देखें तो उसके बारे में क्या है कि एपिस्टेमोलॉजी में हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो क्यों एग्जिस्ट करती है। तो उसमें भी डिफरेंट किस्म के टाइप के लोग हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉर्मेटिविस्ट हैं, फिर रैशनलिस्ट हैं, फिर एम्पिरिसिस्ट हैं, और फिर पॉजिटिविस्ट हैं। और इन तमाम काइंड्स को हम एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो नॉर्मेटिविज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि उसके नीचे मैंने एक सब हेडिंग दी हुई है यूटोपियन की। तो ये लोग जो हैं वो यूटोपियन हैं। तो ये अगर किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय देते हैं तो वो अपनी पर्सनल चॉइस पे ही किसी रियलिटी को एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स के जिस तरह सोक्रेटिस है, वो कहता है कि सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। तो ये अपने पर्सनल चॉइस पे ही जो है वो चीज़ों को परखते हैं। तो जो नॉर्मेटिविज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब भी किसी चीज़ के बारे में अपनी राय रखते हैं तो वो उनका जो है वो पर्सनल चॉइस उसमें हमें नज़र आता है। अच्छा जी, फिर जो हैं वो रैशनलिस्ट लोग हैं। रैशनलिज्म से जो ताल्लुक़ रखते हैं, दे आर एंटाई फाउंडेशनलिस्ट, मीन्स के ये लॉजिक पे बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि अगर सच है तो सच क्यों है, इसकी वजह क्या है, क्यों होना चाहिए, मीन्स के उसके पीछे का जो रैशनल है, जो रीज़न है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। तो वो इस चीज़ पे मतलब कि किसी चीज़ के बारे में अपनी राय रखते हैं। जबकि जो नॉर्मेटिविस्ट थे वो बस कहते हैं कि जी सच है, बस सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। उसके बरक्स जो रैशनलिस्ट हैं वो कहते हैं अगर सच है तो वो क्यों है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मीन्स के उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है, क्या रीज़न है। तो वो जब भी किसी भी चीज़ को परखते हैं, किसी भी रियलिटी के बारे में अगर वो डिस्कस करते हैं, तो उस रियलिटी के पीछे उनकी जो है वो रैशनलिज्म या रैशनल जो है वो हमें नज़र आती है। अच्छा जी, उसके बाद हैं एम्पिरिसिज्म। तो जो इस काइंड से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपनी जो सेंसेस हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं और देन वो किसी चीज़ के बारे में अपनी राय जो है वो रखते हैं। फिर जो पॉजिटिविज़म से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, तो वो अगर किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय रखते हैं तो वो ये कहते हैं, या उनको हम हार्डकोर फाउंडेशनलिस्ट कहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हर चीज़ को जो है वो साइंटिफिकली हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए और फिर उसके कंक्लूजन पे जो है वो आना चाहिए। तो तो जो पॉजिटिविस्ट हैं वो फाउंडेशनलिस्ट हैं, मतलब कि हार्डकोर फाउंडेशनलिस्ट हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक या किसी भी रियलिटी को अगर हमने डिस्कस करना है, किसी भी जो रियलिटी है उसकी एग्जिस्टेंस तक पहुंचना है, तो हमें जो रियलिटी है उसको साइंस के थ्रू जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए। मीन्स के उसमें हमारी जो है वो लॉजिक होनी चाहिए, पूरा रैशनल होना चाहिए। जब भी हम कोई भी साइंस के अंडर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता है कि हम उसमें ऑब्जर्वेशंस को लेके आते हैं, एक्सप्लेनेशंस को लेके आते हैं, थ्योरीज़ को लेके आते हैं, कोई लॉ जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। तो जो पॉजिटिविस्ट हैं वो हार्डकोर फाउंडेशनलिस्ट हैं, मीन्स के वो हर चीज़ के पीछे रैशनल, ऑब्जर्वेशन, थ्योरीज़, लॉ जो हैं उसको रखते हैं। अभी ये जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी बोर कर रही होंगी, लेकिन आपको ये सुनना है थोड़ी देर के लिए। फिर जो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना डिस्कस करेंगे तो वो हम प्रॉपर फ़िलोसफर से लेके चलेंगे। बट यही चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड में बताया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिटन एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम अपने उसमें लेके आएंगे, अपनी जो राइटिंग है उसमें यूटिलाइज़ करेंगे। क्योंकि जब हम अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अगर हमसे पूछा जाएगा कि प्लेटो के बारे में बताएं, तो हम फिर उसके ऊपर जो है हम क्रिटिकल एनालिसिस दे सकेंगे
कि जो प्लेटो है वो एम्पिरिसिस्ट था, पॉजिटिविस्ट था। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत कम लोगों को जो है वो पता होंगी। तो आई होप कि आप उन लोगों में से होंगे जो कि ये पूरा लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद जो है इन तमाम एक्सप्रेशंस को, जार्गन्स को जो है अपनी राइटिंग में फिर यूटिलाइज भी करेंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स को। तो जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से पोलिस, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। तो पुलिस जो है वो रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स है वो रिलेटेड है सिटी या स्टेट से। आपको पता है कि जो ग्रीक सिटी स्टेट थी वो एग्जिस्ट करती थी 3 BCE में या 4 BCE में, वट एवर जो भी है वो आप देख लीजिएगा। और जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी उनका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होता था। जिस तरह आज हम देखते हैं हमारे यहाँ एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, जो प्राइवेट लाइफ है और जो पब्लिक लाइफ है उसमें जो डिफ्रेंसिएशन है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो आज हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये तब डिस्कस होती थी ग्रीक सिटी स्टेट में। ये उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम था, मींस के वो इतने ज़्यादा जो हैं वो एडवांस थे। और पॉलिटिक्स को जो है अगर हम देखें तो वो डील करती है विद स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। इसको अभी हम फ़िलहाल के लिए ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम फिर डिटेल से जो है एक एक चीज़ को वो डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह डील करती है पीपल के साथ, पीपल की जो रिलेशंस हैं वो स्टेट के साथ, स्टेट का जो रिलेशन है वो पीपल के साथ, तो वाइस वर्सा जो भी चीज़ें हैं उनको हम डिटेल से इवन फ़िलोसफर्स के थ्रू जो है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर फ़िलोसफर की अपनी एक्सप्लेनेशन है। और मैं फिर आपको बताऊंगा भी अगर कहीं पे कोई चीज़ आ जाती है और डिफरेंट आपके पास एक्सप्लेनेशन है तो आप कौन सी एक्सप्लेनेशन को जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अभी आपके सामने एक इमेज है, तो ये ग्रीक सिटी स्टेट की इमेज है। मीन्स के ये तमाम लोग जो हैं, जो उनकी अशराफिया आप कह सकते हैं, वो उस टाइम पे इकट्ठी होती थी और वो डिस्कशन करते थे कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, और इवन वो नॉलेज पे एक एक चीज़ पे जो है वो डिस्कस करते थे। मीन्स कि ये उनकी एक किस्म की पार्लियामेंट थी, मजलिस शूरा थी, जहाँ पर ये लोग जो हैं वो फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया करते थे। अच्छा जी, अब हम एक और स्लाइड को डिस्कस करते हैं जो कि है इज़ पॉलिटिक्स एवरीवेयर। क्या जो पॉलिटिक्स है वो हर जगह है? तो पॉलिटिक्स एग्जिस्ट बिकॉज पीपल डिसएग्री ऑन। तो पॉलिटिक्स जो है वो एग्जिस्ट करती रही थी, करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के साथ ऑन व्हाट मैटर्स। द फर्स्ट वन इज़ हाउ दे शुड लिव, कि उनको कैसे रहना चाहिए। तो जब तक इस तरह के सवाल होंगे कि इंसानों को किस तरह रहना चाहिए, तो तब तक जो है वो पॉलिटिक्स डिस्कस होती चली जाएगी और हमें पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह नज़र आएगी। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि स्टेट्स ना हो, मतलब कि कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ना हो, लोग आज़ादी से रहें। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो फिर लॉलेसनेस होगी। तो लोग जो हैं वो डिसएग्री करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो जब भी डिफ्रेंसिएशन ये जब तक चलती रहेगी तो पॉलिटिक्स जो है वो हमें हर जगह ही नज़र आती रहेगी। हु शुड गेट वट, कि किसको कितना मिलना चाहिए। कोई अमीर है, वो अमीर क्यों है, उसके पास इतना क्यों है। कोई गरीब है तो वो गरीब क्यों है, उसके पास इतना क्यों है। कोई अमीर है तो वो गरीब कैसे मतलब हो सकता है, और जो गरीब है वो अमीर कैसे हो सकता है। किसको कितना मिलना चाहिए, किसका कितना शेयर होना चाहिए, किसको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में, हर जगह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर पॉलिटिक्स मींस के जब तक ये चीज़ें हैं तब तक पॉलिटिक्स जो है वो चलती जाएगी। हाउ पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पावर जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। हमें स्टेट को कितना वो हम मींस के पावर डेलीगेट करनी चाहिए या पावर ट्रांसफ़र करनी चाहिए। अगर स्टेट जो है वो फेल होती है तो क्या हमें उनसे जो पावर है वो वापस ले लेनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम डिटेल से अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपने परेशान नहीं होना,
पहला लेक्चर जो है वो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स को। तो देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन। तो जैसे कि हमने देखा कि सोशल साइंस जो है वहाँ पर कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसी तरह जो पॉलिटिक्स है या कोई भी सोशल साइंस के अंदर अगर हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उसकी सिंगल डेफिनेशन जो है वो नहीं हो सकती। मींस कि हम ये नहीं कह सकते नेचुरल साइंस की तरह कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो वाटर बनेगा, वो फिक्स एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर जो है वो फिक्स एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं चल सकती। हम जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखेंगे, डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे, देन जो है हम रियलिटी के करीब पहुँचेंगे। तो पॉलिटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ पावर। तो पॉलिटिक्स जो है वो जब हम पावर की तलब होती है या जब हमें पावर जो है वो गेन करनी होती है तो तब जो है हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो किस तरह हमें गवर्न करना है, तो ये पॉलिटिक्स के अंडर ही आता है कि एग्जेक्टिव क्या है, जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेशन क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम फिर पॉलिटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। इट इज़ एन एक्टिविटी अबाउट कंप्रोमाइज़ एंड कंसेंशस। तो आपने देखा है कि कुछ कंप्रोमाइज़ होते हैं, कुछ कंसेंशस होती हैं। कुछ चीज़ों में आवाम जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है और कुछ चीज़ों में जो गवर्नमेंट है वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है। कुछ जगहों पे दोनों जो हैं वो कंसेंशस कर जाते हैं, दोनों जो हैं किसी एक पॉइंट पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। तो जब हम स्टेट को पढ़ते हैं तो वो हम पॉलिटिक्स के अंडर ही पढ़ते हैं। स्टेट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ऑटोक्रेटिक होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, फेडरलिज़म होना चाहिए, कॉन्फेडरेसी होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पॉलिटिक्स के अंदर ही डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स एज अ साइंस। क्यों हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, क्यों जस्ट हम पॉलिटिक्स नहीं पढ़ते। हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ टाइम पहले 19वीं सेंचुरी तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही पढ़ाई जाती थी, बट अब जो है 19वीं सेंचुरी के बाद, मोस्टली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, जब यूएस ने जो है वो हेजमोन जो है वो बना, तो उसने अपना तमाम जो ऑर्डर है वो दिया, हर जगह में दिया, इकोनॉमी में दिया, पॉलिटिक्स में दिया, सोशल साइंस में दिया और हर जगह दिया। तो तब से जो है मोस्टली हम पॉलिटिक्स को साइंस के अंडर ही पढ़ते हैं। तो साइंस में मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम कोई भी साइंटिफिक चीज़ पढ़ते हैं या उस पे कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, क्वेश्चनिंग होती है, हाइपोथेसिस होती है, फिर हम प्रेडिक्शन तक पहुंचते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ टाइम पहले से ही जो पॉलिटिक्स है उसको हम एज अ, जिस तरह साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं उसी तरह हम पॉलिटिक्स को भी साइंस की लेंस के थ्रू ही पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जो फर्स्ट वन है वो है स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी क्या डायनामिक्स होगी, क्या पॉलिटिकल डायमेंशंस होंगी, तो ये पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही आती हैं। फिर पॉलिटिकल थ्योरी है कि रिलेशन हम देखेंगे इंडिविजुअल का, स्टेट का, जो पब्लिक पॉलिसी है वो किस तरह होगी। देन जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जिस तरह लॉ, इंटरनेशनल लॉ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही आती हैं। मींस के इसका बहुत वाइड स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का। और रिसेंटली मैं एक न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें एक रिसर्च आई हुई थी, कुछ जॉब्स जो हैं वो रिसेंटली मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो डेसिमेट होनी शुरू हो जाएंगी, मींस के वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। बट जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो जॉब जो है वो इंटैक्ट रहेगी। तो पॉलिटिकल साइंस जो है या जो पॉलिटिशियंस की जॉब है वो जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं कि एआई की रेवोल्यूशन है, तो उस वजह से जो पॉलिटिकल साइंस है या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि मशीन्स जो हैं वो लोगों के लिए कानून जो है वो तो नहीं बनाएंगी। क्योंकि लोगों के लिए कानून जो है वो हमने रैशनैलिटी पे और इवन इमोशंस पे भी देखना है।
तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग, मीन्स के जॉब जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है उसका रिलेशन विद अदर ब्रांचेस। तो पॉलिटिक्स जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि हर जगह है। साइकोलॉजी में भी हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा मेल जोल है, क्योंकि अक्सर वो आपने टर्म सुनी होगी कि पॉलिटिक्स डिराइव इकोनॉमी और इकोनॉमी डिराइव पॉलिटिक्स, तो ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं। फिर हिस्ट्री में भी हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी में भी हम जो हैं वो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। मैं इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक कि थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होगा। अगर मैं इनको डिटेल में डिस्कस करता चला जाऊँगा एक एक चीज़ को, तो काफ़ी लेंथी जो है वो लेक्चर हो जाएगा। तो अपने लेक्चर नंबर 1 को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी हम थोड़ा सा इसी तरह का एक बोरिंग लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। बट जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें से तब जो है जो थर्ड लेक्चर होगा उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और हम सोक्रेटिस से अपना जो है वो पॉलिटिकल साइंस का आगाज़ करेंगे।